एलनाबाद का चुनावी रण बदलेगा सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और चुनावी तारीख की घोषणा के साथ ही यहां सियासी माहौल भी अब गर्मा गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ जीत का नहीं, सवाल इस बार साख और सियासी समीकरणों की चाल के बदलने से भी जुड़ा है। तो चुनावी तारीख का इंतजार देख रही एलनाबाद विधानसभा और सियासी पार्टियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर की तारीख मतदान के लिए मुकर्रर की है और 2 नवंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस और इनेलो लगातार इस सीट पर उपचुनाव की मांग कर रही थी। चुनावी तारीख के ऐलान में देरी पर विपक्ष लगातार प्रदेश की गठबंधन सरकार को निशाने पर ले रहा था और सरकार पर किसान आंदोलन के चलते चुनाव टालने का आरोप लगा रहा था। कुल मिलाकर चुनावी तारीख के ऐलान के साथ विपक्ष की मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही अब इम्तिहान का वक्त भी शुरू हो गया है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी हर राजनीतिक दल के लिए है। यूं तो एलनाबाद सीट देवीलाल परिवार की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इनेलो से अलग होकर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के अस्तित्व में आने और बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने के बाद इस सीट पर मुकाबला चौटाला परिवार के बीच एक बार फिर विरासत की जंग के साथ वोट बैंक को लेकर भी कड़ा होने की संभावना है। अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में जिस एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया था, उस सीट पर जीत हासिल करके इनेलो जहां अपने कद और अस्तित्व का एहसास कराने का प्रयास करेगी, तो बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश की जनता के बीच सरकार के कामकाज और अपनी लोकप्रियता का पैमाना आंकेगी। तो वहीं कांग्रेस भी इस चुनावी मुकाबले में पूरी जोर आजमाइश करेगी, क्योंकि सवाल प्रदेश के विपक्षी दल कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक कद से जुड़ा है। तो आज चर्चा होगी एलनाबाद के चुनावी रण में उतरने वाले दिग्गजों और चुनावी समीकरणों की कि क्या एलनाबाद में मिलने वाली हार जीत हरियाणा की सियासत का चेहरा बदलेगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि जीत को लेकर जो सरकार है वो इस वक्त आश्वस्त नजर आ रही है, दावे भी भरे गए हैं। क्या कहा कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा और रणजीत चौटाला ने, पहले ये सुनिए, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। इलाहाबाद के जो उपचुनाव होगा, दोनों गठबंधन है और गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार है और इस उपचुनाव को गठबंधन की सरकार जीतेगी। लंबा समय है और लोग विकास चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं और प्रदेश की सरकार जो लोगों की डिमांड है उसको पूरा करने का काम करेगी। देखिए, अभय ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के कारण बाई इलेक्शन हुआ है। अभी आज इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, कैंडिडेट्स आएंगे, पार्टी डिसाइड करेगी कौन लड़ता है। वहाँ जेजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, कैंडिडेट का अपना एक रुतबा होता है और उसके बाद मैं तो मदद करूंगा जो भी कैंडिडेट आएगा, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ एक अलायंस में मेंबर हूं। जो भी कैंडिडेट आएगा पूरी मदद करूंगा। अभी तय तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और दोनों पार्टीज के मिलकर ज्वाइंटली हुआ है। क्या कौन आता है ये अभी होने के बाद ही बता सकूँ। कितना मुश्किल होगा बीजेपी जेजेपी के लिए ऐसे माहौल में चुनावी मैदान में उतरना, जब वो कभी कुछ मुश्किल नहीं होता। इश्यूज पे लड़ा जाता है। जब हम जाएंगे बीच में, लोगों में बात करेंगे। देखिए, आज वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा जो कभी उस वक्त था। आज बहुत कुछ डाई डाउन हो गया। ठीक है, भारत बंद हुआ, किसानों का था, एक पीसफुली पूरे देश में हुआ, वो एक अलग चीज़ है। पर वोट जब आदमी डिसाइड करता है तो उसके इश्यूज कुछ और होते हैं। मैं देखिए, सब फाइट में रहेंगे, कांग्रेस भी फाइट में रहेगी, पर अल्टीमेटली आईएनएलडी से रहेगा। कांग्रेस तीसरी पोजीशन पे रहेगी।
तो हरियाणा सरकार के मंत्रियों का मानना है कि ये चुनाव जो है गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी जेजेपी जो है ये चुनाव मिलकर लड़ने वाली हैं और जीत जो है निश्चित रूप से गठबंधन सरकार के उम्मीदवार की ही होने वाली है। उम्मीदवार किस पार्टी की ओर से होगा इस पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जेजेपी यहां पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के ओर से उतारे गए उम्मीदवार को मौका मिला था। ऐसे में यहां चुनौतियां किसके लिए बड़ी होने वाली हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहना है रणजीत सिंह चौटाला का कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो विपक्षी पार्टियां ये उम्मीद लगा रही थी कि हरियाणा सरकार को नुकसान पहुंचेगा इस चुनाव में, वो हालात अब बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अभय चौटाला ने भी एलनाबाद सीट से कृषि कानूनों के विरोध में ही इस्तीफा दिया था, तो क्या उनका ये जो कदम था वो बेकार चला जाएगा, उनकी कुर्बानी किसी काम नहीं आएगी? क्या सेल्फ गोल कर लिया है इनेलो ने अपने ही पाले में, या फिर इनेलो के लिए ये चुनाव जो है मुफीद साबित होने वाला है? क्योंकि रणजीत चौटाला की माने तो उनका कहना है कि मुकाबला सीधे जेजेपी बीजेपी उम्मीदवार और इनेलो के बीच होने वाला है। तो किसकी होगी कांटे की टक्कर? चेहरों का चुनाव होगा या मुद्दों का चुनाव होगा? किसान आंदोलन कितना हावी रहेगा, इस पर बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता रजवंत दहिनवाल जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता बृजेंद्र नेहरा जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल इनेलो के प्रवक्ता रजवंत दहिनवाल से करना चाहूंगी, क्योंकि इनेलो के ही नेता अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, एलनाबाद सीट, और अब इस पर उपचुनाव होने वाला है। रजवंत दहिनवाल जी, आईएनएलडी के लिए भी ये चुनाव किसी अब चुनौती से कम नहीं होने वाला है, हालात क्योंकि बदल चुके हैं। देखिए कायना जी, हमारे लिए तो हालात पहले दिन से बराबर थे। हमने किसानों के हित के लिए यहाँ पे अपना इस्तीफा दिया था और किसानों से पूछ के, हल्के के लोगों से पूछ के पूरे प्रदेश में इस चीज के बारे में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि अगर किसानों की जो मांगे हैं 3 कृषि कानून अगर वापस नहीं होते तो बोला मैं 26 तारीख का इंतजार करूंगा, 27 तारीख को मैं जाके अपना इस्तीफा दे दूंगा। अभय सिंह बात के धनी निकले और उन्होंने अपना इस्तीफा 27 तारीख को दे दिया। इससे पहले वो गाँव जाकर लोगों से, हल्के के लोगों से भी उन्होंने पूछा। हल्के के लोगों ने कहा था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ताऊ देवीलाल के पोते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे हैं और ये परिवार हमेशा से किसान हितैषी, मजदूर कमेरे का हितैषी रहा है। तो उनसे वो आप परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार के दूसरे सदस्य भी तो इस चुनाव में उतरने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर अभय चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला को ही क्यों देखा जाए? यहाँ पर दुष्यंत चौटाला भी मैदान में होंगे। एक तरफ रणजीत चौटाला जो सरकार में मंत्री भी है, बिजली मंत्री, वो भी यहाँ पर सहयोग करने की बात कर रहे हैं बीजेपी को। तो परिवार तो खुद यहाँ पर चुनाव मैदान में है, तो किसकी तरफ रहेगी प्राथमिकता ये आपकी विधानसभा की सीट की? जी बता देता हूँ। एक परिवार में 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां समान नहीं होती। एक परिवार में एक आदमी अच्छा भी होता है, एक आदमी बुरा भी होता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वो अपना जो ताऊ देवीलाल की जो ताऊ देवीलाल का जो काम था उसमें उसी पे उनके पद चिन्हों पर चल के और किसानों के हित में जो काम करके दिखाया है, तो लोगों ने माना है कि ताऊ देवीलाल का अगर कोई असली वारिस है, उनकी विरासत का कोई वारिस है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में अगर हम कहें तो उनको भी हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर उनके पद चिन्हों पर चलते तो। लेकिन वो रजवंत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रजवंत जी आएंगे आपकी तरफ, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते हम आपसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। सवाल मैं करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता बृजेंद्र नेहरा से, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बयानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका आनंद बयानी जी, फोन लाइन पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी इस चर्चा में हम जल्द शामिल करेंगे। बृजेंद्र नेहरा, आप क्या मानते हैं ये चुनाव जो है जो गठबंधन सरकार है उसके लिए भी अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है, क्योंकि मुकाबला कड़ा है इस बार? देखिए कायनात जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? जी कायनात जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव तो सबसे पहले इनेलो के लिए ही दिलचस्प बनने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभय चौटाला जी ने जब इस्तीफा दिया था तो ये कह के इस्तीफा दिया था कि मैं किसानों के हित में, किसानों के लिए इस्तीफा दे रहा हूँ और कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो अब वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार ना तो किसानों से इन्होंने पूछा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और ना कृषि जो सुधार कानून है वो वापस हुए।
तो चुनाव किस आधार पर लड़ रहे हैं, पहले तो इनको जवाब देना चाहिए। इनकी दोगली नीति समझ में आ रही है। और दूसरा, जो बार बार चुनाव लड़ने के कारण अब ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, फिर से वही पैसा खर्च होगा, वो जनता का टैक्स का पैसा है, तो वो पैसे की भरपाई भी कहीं ना कहीं इनेलो से होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनालाबाद उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी। पिछले चुनाव में 2019 का विधानसभा चुनाव आप उठा के देखेंगे तो उस चुनाव के अंदर भी इनेलो को कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। 2019 के चुनावों में विधानसभा में 57,000 वोट अगर इनेलो को मिली थी, उनको 37% वोट मिली थी, तो बीजेपी को लगभग आप मान के चलिए कि 46,000 वोट हमें मिली थी और 30% जो वोट है वो हमें मिली थी। इसमें तो आपके कहने का मतलब है हालात नहीं बदले हैं, वही के वही हालात हैं, मुद्दा भी वही का वही है, तो फिर चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे अभय चौटाला और कोई फायदा उनको नहीं होने वाला है। वही कायनाथ जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जेजेपी की जो वोट थी वो लगभग 7,000 वोट मिली थी, उनको 5% के आसपास वोटिंग थी। अगर हम दोनों मिला दिए जाएं तो हमारी वैसे भी जीत निश्चित हो जाती है। इसके साथ साथ अब इनको जवाब देना चाहिए कि जिस तरह से शुरुआत 2014 में जब हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव, निगम चुनाव सब जगह हम जीते और जींद के उपचुनाव में हम जीते। और ये बार बार कहते हैं कि इनका गढ़ है ये एनालाबाद। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो आपके और कांग्रेस के बड़े बड़े गढ़ों को ढहा दिया। हमने आपके जींद के गढ़ को ढहा दिया, हमने रोहतक जैसे लोकसभा गढ़ को कांग्रेस को ढहा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर के यहाँ चुनाव लड़ेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। जींद के अंदर भी ये लोग ऐसे ही कहते थे, इनके जींद के अंदर भी हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता ने इनको हराने का काम किया। और आप देखिए कायनाथ जी, इनको ढूंढे से जींद में उम्मीदवार नहीं मिला था। इन्होंने जिसको टिकट दी थी उसने टिकट वापस कर दी थी और इन्होंने निर्दलीय को अपना समर्थन दिया था। इनकी 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर मात्र 2 से 2.5%। आनंद बयानी की तरफ में जाऊं, इससे पहले मैं चाहूंगी रजवन दहीवाल क्या कहेंगे आप? है इनेलो का, देखिए कायनाथ जी, इनका जो मुकाबला है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को 3% वोट मिली थी, इनको 2% वोट मिली है। बीजेपी और जेजेपी मिलकर के एनालाबाद चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। विजेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, विजेंद्र जी एक मिनट, रजवन जी एक मिनट। विजेंद्र जी, मुकाबला किससे मान रहे हैं फिर आप इस उपचुनाव में? एलनाबाद पर किस पार्टी से आपकी भिड़ंत है फिर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एनालाबाद की जनता है वो परेशान हो चुकी है इन लोगों से। बार बार लोग सत्ता में आते हैं और आप मुझे बताइए इस्तीफा देने का कारण क्या था इनका? क्यों जनता को दोबारा से चुनाव में झोंक दिया? क्यों इन्होंने खर्चा इतना करा दिया दोबारा से? क्यों जनता के अंदर वही शब्द जो एक साल तक जो वहाँ पे जो उम्मीद कर रहे थे विकास कराने की, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि इनेलो कहीं मुकाबले में ही नहीं है, तो फिर मुकाबला किससे होगा, किससे होने वाला है? देखिए, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और हम नहीं कहते, ये इनेलो और कांग्रेस कहते हैं कि वो एक दूसरे को बी टीम बताते हैं। बीजेपी की कांग्रेस कहती इनेलो बी टीम है, इनेलो कहती कांग्रेस बी टीम है। ये मिलकर तय करें कि बी टीम कौन सी रहेगी, यानी दूसरे नंबर की लड़ाई कौन लड़ेगी। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, जिसको ये खुद मान चुके हैं। ये खुद कहते हैं, दिन रात आपने बयान सुना होंगे इनके नेताओं के कि बीजेपी की जो बी टीम है वो कांग्रेस है, इनेलो है, दोनों लोग मानते हैं। इनको तय करना चाहिए बी टीम कौन सी है। रजवन जी, जी रजवन जी, ना तो ये हलकों में जा पा रहे, ना ये गाँव में जा पा रहे। अरे भैया, आप ये बताइए, आपने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, अब किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं बताइए ना? गाँव में नहीं घुसने देगा, ना तो कृषि कानून वापस हुए हैं, इसे कायनाथ जी पूछिए, ना तो कृषि कानून वापस हुए हैं, ना किसानों से ना पूछा है। ड्रामा क्यों किया? अरे भैया, ड्रामा क्यों किया आपने, ये बताइए ना? मौका दिया और बाकी जो आपने ड्रामा किया क्यों, ये बताइए? जनता के दिल क्या कृषि कानून वापस हुए हैं? एक दिन कैसे बीता उनका बीता हुआ क्या है। कृषि कानून वापस हुए हैं क्या? सरकार चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में जो माहौल बना कायनाथ जी हुआ ने है, पूछा कृषि कानून वापस हुए हैं क्या? चुनाव कराने थे, ये आप क्या चुनाव से क्या किसानों से पूछा है आपने? ये ड्रामा क्यों किया? इस ड्रामे से एनालाबाद की जनता को और किसानों को क्या मिला, मुझे बताइए ना। ये चुनाव कराते ही चौधरी अभय सिंह चौटाला ये एक आदमी है। अरे आपके ड्रामा से चलिए आनंद बयानी जी आप क्या कहना चाहेंगे? एक अकेला आदमी इनेलो और बीजेपी का ये मानना है कि मुकाबला जो है उस मुकाबले से तो कांग्रेस बाहर ही है, क्योंकि बीजेपी जो है उसके जो नेता है उनका ये कहना है कि इनेलो के साथ मुकाबला होने वाला है। इनेलो का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस तो है ही नहीं मुकाबले में। मेरे को लगता है विजेंद्र नेहरा बड़ौदा का उपचुनाव भूल गए। जिस प्रकार से बड़ौदा के उपचुनाव में हमने इनको छक्के छुड़ाए थे, इस बार इलाहाबाद का उपचुनाव भी ऐसा ही रहेगा। और जब तक ये एक दूसरे से जो अभी टीवी के ऊपर जो लड़ रहे हैं ना, आईएनएलडी और बीजेपी, दोनों मिले हुए हैं। अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी से मिलकर इस्तीफा दिया था, अन्यथा हम जो है विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और अभय सिंह चौटाला से हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आपने अगर इस्तीफा देना है तो आप उसके हक में वोट डाल के दें।
तो अभय सिंह चौटाला ने पहले आपके इस्तीफा नंबर देकर पूरे सरकार से थे? मिली भुगती अपनी दिखा दी। क्या विधानसभा तो में किसको अविश्वास कौन से प्रस्ताव किसान लाने के लिए कानून की यही आपके बात करते हैं? नंबर कौन से किसान हित की बात करते आपने तो हैं? ये 6 तो महीने किसान विरोधी लोग हैं और पूरे 3 बार विधायक रह चुके इलाहाबाद के अंदर। कौन सा विकास है? रजवंत जी, बीजेपी रजवंत विधायक जी। की मैं बात करता हूँ, बीजेपी का जो उम्मीदवार था पवन बेनीवाल, आज वो कांग्रेस में शामिल हो चुका है। बीजेपी का वहां बिल्कुल ही सुपड़ा साफ है। ये मुकाबले की बात करते हैं, आने वाले 2024 के चुनावों में सट्टा मार्केट को एक सीट दिखा रही है पूरे हरियाणा में। तो ये भूल जाए, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जो विवाह शादी कार्यक्रमों में नहीं जा सकते, तो समाजी कार्यक्रम नहीं जा सकते इन 3 कृषि कानून के विरोध में, जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा में पूरे देश के अंदर किसानों को उजाड़ने का जो काम किया है। लेकिन जो परंपरागत सीट है, आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला जो है, आप कह रहे हैं कि वो बी टीम है बीजेपी की और उनसे मिलकर के इस्तीफा दिया है, लेकिन इनेलो इस बात को लेकर पूरी आश्वस्त है कि उसके पक्ष में जो है इस वक्त माहौल बना हुआ है, जनाधार उसका इस बार बढ़ने वाला है, जो वोट पहले कट गए थे वो वापस उसके साथ जुड़ने वाले हैं। बयानी जी। हाँ जी, हाँ जी, तो एक बार दोबारा रिपीट करना। बयानी जी, इनेलो पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो वोट बैंक उसके खिसक गया था वो वापस उसके साथ जुड़ने वाला है, इस चुनाव में उसका जनाधार बढ़ने वाला है और जीत उसकी तय है। कायनात जी, नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे और इस बार 150% इलाहाबाद उपचुनाव हम जीतेंगे। इस टाइम पूरी जनता कांग्रेस के साथ है और बीजेपी से वैसे दुखी थी, इनसे ये वैसे दुखी है। ये सीट आ भी जाएगी तो इनका क्या होगा, जनता को पता है, जनता सब जानती है। और अब सत्ता की जनता, पिछली बार विधानसभा चुनाव के अंदर 500 सीटें बीजेपी की हाथ खाली रही, केवल ये 1 सीट आईएनएलडी को गई और हमें 2 कांग्रेस की सीटें आई। अब 2 में ये 30 शामिल होने वाली है जिला के अंदर। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी है कि हरियाणा में कहीं भी उपचुनाव हो जाए, बीजेपी तो बिल्कुल साफ पड़ी है और आईएनएल जो भूल ही जाए, सपने ही ना ले। लेकिन जेजेपी भी तो साथ है, बीजेपी के साथ जेजेपी भी है। एक बात बताइए, जेजेपी और बीजेपी में क्या फर्क रहेगा? चलो मैंने जेजेपी का नाम नहीं लिया, मान लीजिए उम्मीदवार जेजेपी की तरफ से उतारा जाता है, चौटाला परिवार की परंपरागत सीट है, उम्मीदवार अगर जेजेपी उतारती है तो आप कैसे देख रहे हैं? मुकाबला तो होगा ही ना कड़ा, फिर परंपरागत सीट देवीलाल परिवार की। कैंडिडेट है वो हमारे कांग्रेस के थे जो जीत के गए थे, जिनको हमने टिकटें नहीं दी। वो तो बीजेपी के कैंडिडेट आए ना आपके पास। मैं कहता हूँ उन्हीं कैंडिडेटों का दावा था ना जी, वो जीते। अब तो बिल्कुल साफ है इनका, कौन कैंडिडेट बता दीजिए जेजेपी वाले। बीजेपी जेजेपी में ठोकना चाहती है चुनाव और जेजेपी भागने को तैयार है वहां से। सुरेंद्र भाटिया वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हमारे साथ। जी सुरेंद्र भाटिया जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये चुनाव? क्या एक तरफा होने वाला है, मुकाबला एक तरफा होगा, 2 तरफा होगा या 3 तरफा होने वाला है? ऐसा है जी, तीनों पार्टियों की सत्ता जिस ढंग से अपने अपने दावे कर, अगर जीत का सच तो इलाहाबाद में अब तक 12 चुनाव हुए हैं और उनमें से 10 चुनाव इनेलो ने जीते हैं। कि 2 चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस 15 चुनाव हुए जी, 15 चुनाव। ऐसा बाई इलेक्शन को छोड़ के बाई इलेक्शन, देखो बाई इलेक्शन ऐसे तो 9 और 10 में 2 इलेक्शन हुए थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी जीते थे और 10 में अभय सिंह जीते थे जब कांग्रेस का राज था। ये सीट चौधरी देवीलाल परिवार के प्रभाव की सीट रही है, लेकिन इस बार जो भी राजनीतिक दल हैं, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है, वो पूरी तरह कैंडिडेट को लेकर अभी तक जो है उनका संशय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार जो कैंडिडेट रहे हैं पवन बेनीवाल, वो छात्र हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। उधर कांग्रेस पार्टी के जो इस क्षेत्र से 2-3 बार उम्मीदवार रहे हैं, भरत सिंह बेनीवाल, शायद उनकी टिकट इस बार कटने वाली है और कांग्रेस किसको टिकट देती है। पर उधर जेजेपी व बीजेपी में बीच में भी अभी संशय है कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन मेरा जो मानना है जेजेपी ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के पास भी कोई उम्मीदवार इस समय वहां नहीं है। बीजेपी एक नया खेल खेल सकती है। गोपाल कांडा जो इंडिपेंडेंट रूप में सिरसा से जीते थे, उनके भाई गोविंद कांडा शायद इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें इंडिपेंडेंट खड़ा करे अथवा उनको
उम्मीदवार भाटिया बना जी, के बिल्कुल। उम्मीदवार कौन होगा, चेहरों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई नया चेहरा दिखाई देगा, ये तो बिल्कुल आगे हम चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि इस वक्त किस पार्टी की ज्यादा आप संभावनाएं देख पा रहे हैं कि जीत के करीब दिखाई दे रही है, और भविष्य जो है किसका इस वक्त इस चुनाव के बाद तय होने वाला है। इस चुनाव में आतिफ ब्रिजेंद्र जी, चुनावों को दोनों पार्टियां वाकोवत देने जा रही हैं। मेरा ये मानना है, अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर होती तो भारतीय जनता पार्टी जनवरी के बाद यहाँ कुछ विकास कार्य करवाती, किसी को इसका प्रभारी बनाती। भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद में मुख्यमंत्री शायद पिछले 2 वर्षों में कभी यहाँ नहीं आए। कोई विकास कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उपचुनाव होता है, अगर सत्ता दल उसको जीतना चाहती है तो वो वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ विकास कार्य करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कोई अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लड़ेगी, और कांग्रेस लड़ सकती है गंभीरता से, लेकिन कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी, दोनों दलों में अभी तक संशय बना हुआ है। निश्चित रूप से अभय सिंह चौटाला का जो है किसान आंदोलन के कारण उन्होंने जिस ढंग से त्याग पत्र दिया है, और ये सीट पे उनको बढ़त मिल सकती है, बाकी तो समय बताएगा जब उम्मीदवार आएंगे। परिवार किसका समर्थन करता है, कहने में और जो करने में बहुत अंतर है। जेजेपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी, ये मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी ही किसी को उम्मीदवार बना के उतारेगी, और अभय सिंह चौटाला के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। ब्रिजेंद्र जी, अभय चौटाला के लिए चुनाव मुश्किल नहीं होने वाला है। चुनौतियां तो गठबंधन सरकार के सामने खड़ी हैं और दूसरी जो पार्टियां हैं उनके सामने है। देखिए, बिल्कुल अभय चौटाला के जीवन काल का ये सबसे एक तरह से हम कह सकते हैं कठिन चुनाव रहने वाला है। इसके पीछे कुछ कारण है कायनात जी, कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद जगह जगह उन्होंने जाकर कहा था कि मैंने एनालाबाद की सीट को ठोकर मार दी, और ये अपमान था एनालाबाद की जनता का। उनको बताना चाहिए कि अगर उन्होंने ठोकर मार दी तो फिर से वो एनालाबाद में चुनाव लड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि जब वो इतने सारे तामझाम के बावजूद चुनाव में इतने सारे साधन और संसाधन जब लगते हैं और उसके बावजूद फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, प्रभु की ये इच्छा है कि इनेलो की जो एक सीट आई थी वो 0 होगी, तो इनेलो के कार्यकर्ताओं के और प्रभु की इच्छा के अनुसार ये 0 पे रहेंगे, इनकी 0 टूटने वाली नहीं है। और जहां तक मेरे साथी ने अभी बात की थी कांग्रेस के मित्र ने सट्टे बाजार की, तो उनको पता होना चाहिए सट्टे बाजार पे प्रतिबंध है। वो अलग बात है कि कांग्रेस के नेता आजकल बेरोजगार हैं तो वो सट्टे बाजार पे ध्यान देते हो, सट्टा खेलते हो, उनकी बातों पे ध्यान से देते हो। लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा, जींद के उपचुनाव जब हो रहा था कायनात जी, आपके साथ हम लोग डिबेट में बैठते थे, ये कांग्रेस इनेलो वाले ऐसी बड़ी बड़ी बात करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता ने उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव को भी देखिए, उसके नतीजों को देखिए, उसके क्या नतीजे निकले। कायनात जी, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जींद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता ने रणदीप सुरजेवाला, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी थे, उनको धूल चटाने का काम किया, और इनेलो को तो उम्मीदवार ढूंढे से नहीं मिला था। दूसरा, इनका कांग्रेस वालों को कांटा, तो इन्हें अगर इन्होंने हुड्डा ग्रुप में टिकट दी तो शैलजा कांटा निकालेगी, और शैलजा ग्रुप में अगर टिकट दी तो हुड्डा कांटा निकालेंगे। लेकिन ब्रिजेंद्र जी, इस बार आप देखिए ना, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। पहले जो परिस्थिति थी उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर इनेलो की तरफ से उनके जो जाने पहचाने चेहरे हैं, दिग्गज हैं, वो मैदान में होंगे। कांग्रेस जो है अभी उपचुनाव एक जीत चुकी है, मनोबल उसका वहीं से बढ़ा हुआ है, और इस बार जो है विपक्षी पार्टी के रूप में चुनावी मैदान में होगी। देखिए कायनात जी, जो कांग्रेस पार्टी है उसमें पूरे देश के अंदर फूट है। हर राज्य में आप देख लीजिए, राज्यवार, चाहे पंजाब है, राजस्थान है। चलिए रजवन जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया रजवन जी। कायनात जी, वक्त की बहुत कमी मेरे पास, विजेंद्र जी। एक चीज और कहना चाहूंगा, 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ कि 30 अक्टूबर को चुनाव होगा, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जीतेंगे, और हमारी दिवाली 2 नवंबर को ही बन जाएगी। किसकी दिवाली होगी, किसकी दिवाली बनने वाली है रजवन जी? रजवन जी जल्दी से। चुनाव जीतने जा रही है, बहुत जोर शोर से हम लोग जीतेंगे। लाल के सपने देख रहे हैं, ये ठीक है, ये चुनाव जीत गए, जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बना ली। आज आपको भी पता है हालात, और जो लोग आज विधायक जो बैठे हैं उनको भी पता है कि हम किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं और किस प्रकार से। जींद में भी यही बात करते थे, आप जींद में भी ऐसी बात करते थे। परिचित है कि ये जो सरकार है बिल्कुल जो किसानों के हित में किसी भी प्रकार से एक लाइन में जवाब जल्दी से। जीत के तय मान रहे हैं, इनेलो निश्चित है, सुनिश्चित है उसकी जीत, इनेलो इस बात को लेकर निश्चित है।
आनंद बियानी जी, आनंद जी, जनता को मूर्ख बनाने वाले INLD और भाजपा जेजेपी वाले ये सोच ले, जीत तो आपकी बहुत दूर की बात है। कांग्रेस पार्टी 150% चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो जो उपचुनाव होने वाला है बड़ौदा सीट को माफ कीजिएगा, यहाँ एलनाबाद सीट को लेकर जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और कयास हैं। जीत हर कोई कह रहा है कि उसकी झोली में आने वाली है, लेकिन एलनाबाद उपचुनाव में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि सियासी दलों की साख और भविष्य की सियासी चुनौतियां भी होंगी। ऐसे में इस चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।